ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें। क्वेश्चन नंबर 67 अगर देख रहे हो तो कह रहा है हाउ मेनी सबसेल आर एसोसिएटेड विद n इक्वल टू 4। कितने सबसेल? सबसेल कितने? 4। 4 सबसेल कौन कौन से? कनिका को बताने दो। SPDF। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल प्रेजेंट इन द सबसेल हैविंग ms वैल्यू आप -1/2 फॉर n इक्वल टू 4। अगर n इक्वल टू 4 है, हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 32। और कितने ऐसे होंगे जिनके पास -½ हो? 16। ठीक है, आधों के पास -½ और आधों के पास +½ तो ये तो क्वेश्चन कर लोगे। इंडिकेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द फास्फोरस सिलिकॉन क्रोमियम आयरन 66। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, कैसे पता चलेगा? चलो एक दो बताता हूं मैं। जैसे सपोज करो क्रोमियम है, यही ना। अगर क्रोमियम है, आपको बताना है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो कितना होता है? 24। कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4, यही ना। लेकिन ये गलत है ना, क्या लिखेंगे इसे? 3s1। अरे क्या कर रहा हूं मैं, ये तो बहुत कम पे है। कितना है ये? 2p6 3s2 और 3p6। यहाँ पे क्या 4s1 और 3d, यही ना, ध्यान रखना। अच्छा, हमसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। यहाँ तक तो कोई अनपेयर्ड होगा ही नहीं, यहाँ कोई अनपेयर्ड है ही नहीं। अनपेयर्ड का मतलब जिसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन हो एक ऑर्बिटल में। अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ तो यहाँ 1s का मतलब एक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे 3 ऑर्बिटल होते हैं, तीनों में 2 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी तो 6 है। बात समझ आ रही है? तो इधर चेक करने का कोई पॉइंट नहीं है। लास्ट में चेक करते हैं, यहाँ पे क्या है? 4s1 है। 4s1 में क्या होगा? एक ही इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे क्या है? 3d5 है। 3d में कितने होते हैं? 5 होते हैं ना। और 5 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब हर एक ऑर्बिटल में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन होगा। हर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि क्या था कि भाई पहले जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे एक एक इलेक्ट्रॉन सब में भरेंगे, जब बचेगा तब पेयरिंग होगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। समझ आई बात? क्लियर है सबको? ठीक है, ऐसे किसी का भी पूछते, मैंने कहा था तो एक्सेप्शन है। हाफ फील्ड वाले या फुली फील्ड वाले पार्सली फील्ड वालों से क्या होते हैं? ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, 3d4 के बजाय आप उसे क्या बनाओगे? 3d5 बनाओगे, एस का एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट करके। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, और किसी का आ जाए, जैसे सपोज करो निकिल का आ जाए। निकिल कितना होता है? 28। अगर किसी ने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ लिए तो क्या बताओगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d, ये ना। अच्छा, यहाँ तक तो कोई अनपेयर्ड नहीं है, तो अनपेयर्ड कहाँ मिलेगा? केवल 3d में। इसी को चेक कर लेते हैं। 5 ऑर्बिटल होते हैं आपके। अब 5 ऑर्बिटल होते हैं तो पहले सब में एक एक भर दो। 5 हो गए, फिर ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 8 हो गए। अनपेयर्ड कितने हैं? 2। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 हो गए। क्लियर है सबको? तो ऐसे आपको सब में क्या निकालना है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है। अगर क्वेश्चन आ गया, कुछ चीजें और, जैसे केटायन की कॉन्फ़िगरेशन या एनायन की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ जाए। जैसे सपोज करो आपसे कहा जाए Fe2+ की कॉन्फ़िगरेशन कर दो, या आपसे कह दिया जाए Cr3+ की कर दो। ठीक है, या कह दिया जाए आपसे Zn2+ की कर दो, तो आप कॉन्फ़िगरेशन इनकी कैसे लिखोगे? उल्टा काम कभी मत करना कि आयरन का होता है वैसे तो 26,
पता चले आप 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, 24 हो गई और 24 की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो। ऐसा नहीं करते। पहले इसकी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन करो और उसमें से इलेक्ट्रॉन कम करो। कैसे? अगर ये टोटल 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, तो हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d। ठीक है, ये 26 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अब कह रहा है +2 है। +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, लूज कर दिया। 2 इलेक्ट्रॉन कम करना है आपको। कम करना है इलेक्ट्रॉन, तो हमेशा आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन कम करते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ से निकालते हैं, आउटर सेल से। और 3d तो आपका इनर ऑर्बिटल है, 4s आपका क्या है, आउटर है। तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालोगे, 4s से। तो एग्जैक्ट इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो ये होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 0 होगा। और 3d क्या होगा आपका, 6 हो। तो या तो 4s लिखो ही मत, सीधे क्या लिखो, 3d 6 लिखो। इतनी बात समझ आई? तो जब भी इलेक्ट्रॉन निकालोगे हमेशा कहाँ से निकालोगे, आउटर ऑर्बिटल। ठीक है, और जिसका क्वांटम नंबर सबसे ज़्यादा होता है वही आउटर होता है। जैसे 4s था, तो 4s से निकालेंगे, 4s से इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया। अब अगर Fe3+ होता सपोज करो, तो Fe3+ के लिए एक इलेक्ट्रॉन और कम करना होता। अब हमने 4s के तो सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं, अब हम d में से इलेक्ट्रॉन कम कर। Fe3+ के लिए 3d क्या हो जाता, 5 हो जाता। इतनी बात समझ आई? इसी तरह से आपका Cr3+ है। नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 24 की करनी है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये होता है आपका 4s1 और 3d5। ये होती है आपकी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे आप s में से, और 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे 3d में से। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होके हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 3d3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 4s1 में से एक इलेक्ट्रॉन और 3d में से 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ तक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही लिखोगे, लास्ट में लिखोगे 3d3। क्लियर है? कंफ्यूजन तो नहीं? Zn2+ के करके बताओ। ये होता है 30। और कॉन्फ़िगरेशन तो आपको मैक्सिमम सारे एलिमेंट्स की करनी है, क्योंकि जब तक आप कॉन्फ़िगरेशन नहीं करोगे आपको आइडिया नहीं लगेगा सारी चीज़ों का। आप कॉन्फ़िगरेशन वाले टाइम पे थे नहीं क्या, छुट्टी की थी? तो बैकअप में आते क्यों नहीं फिर? कल भी मैसेज किया था मैंने, कल भी नहीं आए ना लाइट। आगे कंप्लीट कर लेना ये चैप्टर, डाउट में मत छोड़ना बिल्कुल भी। हो गया? कितना आया? लास्ट वाले में क्या है? समझ नहीं आया, कितना आया? फिर क्या नहीं, 3p6 से क्या लेना देना तुम्हारा है? यहाँ तक तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर 3d6 तुम्हें 30 का करने के लिए कहा है ना मैंने, तुम उसे क्यों देख रहे हो? तुम इसका करो ना अपना अलग से। गलत कर रहे हो कॉन्फ़िगरेशन, वही तो मैं तुमको समझा रहा हूँ। 3p6 के बाद क्या आता है, 4s2। तब यही तो दिक्कत है, लिख लिया करो। अब 4d वगैरह कहाँ से आ गया 3d के बाद? 3d के बाद कभी 4d आता है? ऑर्डर लिखवाए हैं ना मैंने सारे। इसके बाद कौन आता है?
3D कितना आ गया, 4s2 3D 10 आ गया ना। हमें क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालेंगे, लास्ट लास्ट कौन सा है, ऐसे मत देखा करो, लास्ट हाईएस्ट देखा करो, 4s है, ये 3 है, ये 4 है। फिर से गलत है। हाँ तो बस 4s हट जाएगा, बस यहाँ तक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। हाँ 3p, हाँ क्योंकि 4s हट गया ना पूरा, हुआ पट पिट हो गया इतना सारा। कनिका पढ़ लो, नहीं तो ना केमिस्ट्री में हो जाओगी गरीब, और इतनी गरीब की पूछ है। केमिस्ट्री में हो जाओगी गरीब पूछ, और वो फिर राशन कार्ड बनेगा बिलो पॉवर्टी लाइन, और मैं तो बना भी दूंगा केमिस्ट्री में, मैं तो केमिस्ट्री में बना भी दूंगा, नहीं तो पढ़ लो। हाँ पैसे दे रहे हैं। अच्छा बहुत अच्छे हो, पता है तुमको, क्या बात कर रहे हो, ऐसा किस बात का, इसके आर्गन थोड़ी बेचे हमने। क्या बात कर रही हो, तुम तैयार तो हो बस। क्या बात कर, ये तो तुम कह रही हो ना, ये तो तुम कह रही हो मैं किसी गजेड़ी वजेड़ी को दे दूंगा, लंग्स ले ही लेगा, उसका खराब होगा। अच्छा लगता है। नहीं पैसे तो बहुत अच्छे लगते हैं, नो डाउट। हो गया, क्या कह रही हो, हाँ पैसे तो देख के खुश हो ही जाता हूँ, बस मेरे को पता है कब अच्छा नहीं लगता, जब पैसे नहीं मिलते हैं। नहीं खोना तो नहीं होता, मेरे पैसे खो जाए ये पॉसिबल ही नहीं है, आज तक नहीं खोए तो अब कैसे खो जाएंगे। कुछ चीजें नहीं होती, जैसे मैं वही कह रहा हूँ, कुछ चीजें नहीं होती, जैसे पैसे नहीं खोते, और मैं बीमार नहीं पड़ता, ये दो। हाँ नहीं मैं कह सकते हैं ना, थोड़ा ज्यादा अवेयर रहता हूँ, छुट्टी अगर होगी तो बीमार होने की वजह से नहीं हो, ये कोई बच्चा नहीं बोल सकता, जब से पढ़ा रहा हूँ। नहीं मंदिरों में जाता हूँ, बार बार से देखता हूँ दान पेटी कहाँ रखी हुई है। मतलब गरीब गरीब ही रहेगा। दान पेटी सामने रखी है और उसे चप्पल दिख रहे हैं, अरे यार। नहीं मेरा चप मेरा चप्पल चोरी हो जाएगा इसलिए मैं कभी मंदिर नहीं जाता, बाहर रहता हूँ। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, फालतू लॉजिक है, लेकिन हाँ नहीं जाता हूँ। अच्छा ध्यान देना, ये कितना है आपका नॉर्मल, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 4s2 और 3d10, यही होता है ना। आपको अगर करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं, और हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आपको आउटर सेल से करने होते हैं, और ये कंपैरिजन आपको नॉर्मल बैठाना है कि 1 है 2 है 3 है, जो हाँ जहाँ जिन जिन ऑर्बिटल पे 3 लगा हुआ है वो सब 4 से पहले के हैं, तो पहले आपको बाहर से निकालने हैं इलेक्ट्रॉन, तो आपको 4s से पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, जरूरत पड़ी तो अंदर से निकालने हैं, और ऑर्डर हमेशा गलती मत करना कभी भी, S P D और F, अगर सबके सामने नंबर सेम रखे हुए हैं तो सबसे अंदर S होता है, उसके बाद P, उसके बाद D, उसके बाद F, तो इलेक्ट्रॉन भी अगर निकालना पड़ जाए, अगर आपको सपोज करो यहाँ 4s नहीं होता, सारे सेम होते, तब आप हमेशा ध्यान रखना कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, D से
पूरा खत्म हो जाए तो P से, अगर पूरा खत्म हो जाए तो S। मतलब हमेशा ऑर्डर ये वाला फॉलो करना। बात समझ आई? ठीक है, तो ये तो आपको क्या जरूरत पड़ गई अभी, आयंस की जरूरत पड़ गई, तो आप ऐसा करोगे। एनायंस में कोई दिक्कत नहीं है। एनायंस में जैसे सपोज करो अगर कोई कह देता है यहाँ पे आपको कि फास्फोरस पे आपका कितना है 3- है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। तब आप कहोगे कि फास्फोरस पे ऑलरेडी कितना होता है 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 और ऐड हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये होगा यहाँ पे कि 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p क्या होता है 3 होता है। 3p 3 होता है तो 3 इलेक्ट्रॉन और ऐड होंगे तो p में 3 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा 3p6। तो एनायन में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ाने होते हैं, तो फिर आप आगे ही प्रमोट करोगे। लेकिन जब निकालने होते हैं तब ध्यान रखना पड़ता है कि आउटर में से निकलता है हमेशा। इतनी बात क्लियर है सबको? कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, तो ये हो गए आपके कंसेप्ट। और कैसे क्वेश्चन बचे देखो। कौन सा 33? ये अच्छा लगता है कि क्या हुआ क्वेश्चन आपने पूछा है कि हाँ सर डाउट है मेरा, एक मैं अपने आप से बता रहा हूँ कि ये कर लो। What transition in the hydrogen spectrum would have the same wavelength as the Balmer transition n equal to 4 and n equal to 2 of helium spectrum? हाइड्रोजन का कौन सा स्पेक्ट्रम सेम होगा, किसके, हीलियम का स्पेक्ट्रम दे रखा है, तो दोनों के लिए एनर्जी का फॉर्मूला देख लेते हैं। एक हाइड्रोजन के ट्रांजिशन के लिए लिख लेते हैं, और हमें क्या करना है वेवलेंथ की बात करनी है ना, तो हम लिख लेते हैं क्या 1 में लैम्डा इक्वल टू 109,677, और यहाँ हो जाएगा आपका क्या 1/n1² -1/, यही होता है। ये सपोज करो हमने किसके लिए लिख लिया, हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। और हाइड्रोजन के लिए अच्छा वेवलेंथ दोनों के लिए क्या कर रहा है सेम रखना है। तो हीलियम के लिए अगर आपको लिखना है तो हीलियम के लिए 4 और 2 लिया है, तो हीलियम के लिए 4 और 2 लिया है, तो हीलियम के लिए लिख लो क्या 1/λ इक्वल टू 109,677, और ये हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर -1/, यही ना। अब इन दोनों को हमें क्या करना है इक्वल कर देना है, दोनों को इक्वल कर देना है, तो सॉल्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा, या तो डिवाइड कर दो दोनों को, डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा कैंसिल होके 1 हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/4 का स्क्वायर 1/16 -1/4, और ये हो जाएगा 1/n1² -1/, ठीक है। हमें रेशियो निकालना है बेसिकली, रेशियो निकालना है तो पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये 16, 1 - 4 कितना हो जाएगा -3/16, 3/16 हो जाएगा, और ये हो गया आपका क्या रेशियोज निकालने हैं ना बेसिकली आपको। अगर आपको रेशियोज निकालने हैं तो 1/n1² -1/n2²। व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, अच्छा दोनों के लिए मैंने एक गड़बड़ कर दी, फॉर्मूला हाइड्रोजन के लिए अलग लगाना होगा, हीलियम के लिए अलग लगाना होगा, मैंने दोनों के लिए कांस्टेंट सेम कर लिए। थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है। यहाँ पे आप एनर्जी के लिए लगा सकते हो क्या Hc/में लैम्डा, है ना, और ये एनर्जी है आपका, और यहाँ पे लगा सकते हो आप 2 पॉइंट में 18 × 10⁻⁴
-18 और यहाँ जेड स्क्वायर, और जेड स्क्वायर की जगह क्या लगाओगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर लगाओगे। ठीक है, और यही बात किसके लिए लगाना है, हीलियम के लिए। तो 2.18 इंटू 10⁻−18, और यहाँ हीलियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 2 होता है। तो 2 का स्क्वायर लगाओगे तो कितना हो जाएगा ये, और यहाँ पे तो सेम रहेगा। मैंने एनर्जी का फॉर्मूला लगाया है, Hc/λ इसलिए लिखा है कि E इक्वल टू क्या होता है आपका, Hc/, क्योंकि इसने कहा है वेवलेंथ सेम होती है। वेवलेंथ सेम है, इसका मतलब दोनों के लिए क्या है, एनर्जी सेम है। ठीक है, तो वही सेम डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, सब कुछ सही रहेगा। बस ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे एक चीज और आएगी, क्या आएगी, 4 आएगी, और वो 4 यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका, 4 रहेगा। अब अगर यहाँ पे 4 रहेगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे मल्टीप्लाई में भी 4 रहेगा, 4 से ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका, ये सिंप्लीफाई होके माइनस का क्या आएगा, 3/4। ठीक है, अब माइनस का 3/4 आ रहा है, कौन सी दो ऑर्बिट का हमें वो बैठाना पड़ेगा, कौन सी दो ऑर्बिट का क्या, सब्ट्रैक्शन 3/4 आएगा। ठीक है, तभी पॉसिबल है यहाँ बताना, या तो हमें रेशियो मिल जाए। तो सोच के देखो, एक सेकंड रुक जाओ। 1/, में कितना, अगर 2 का स्क्वायर ले लेते हैं, 1/, में 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, 1/4 आएगा, और ये 1/1 आएगा, कितना हो जाएगा, 3/4 आएगा, 3/4 आएगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, सेकंड से 1, किसमें, सेकंड से 1। हाँ, तो ये बात ध्यान रखना कि N1 आपका क्या है, 2 है, और N2 क्या है आपका, ये किसका, हाइड्रोजन का। इतनी बात समझ आई, क्लियर है ना। तो उसमें भी तो माइनस आएगा। ठीक है, बस ऐसे क्वेश्चंस में ना आप थोड़ा केयरफुल रहना। जैसे मैं आपने एटॉमिक नंबर का ध्यान नहीं दिया ना, तो हो सकता है कि हम एनर्जी का फॉर्मूला लगाएं और एटॉमिक नंबर का ध्यान ना रखें, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन हाइड्रोजन के लिए करते हैं, और ऐसे कभी कभी चेंज कर देता है हीलियम के लिए, लिथियम के लिए, तो वहां पे गलती केवल और केवल एटॉमिक नंबर की होती है। वो सही कर लेना, हो जाएगा। ये कर लो। बाकी तो वही है कि जितना क्वेश्चन आप करोगे पूछोगे वो ज़्यादा बढ़िया काम है। और अगर घर पे नहीं कर रहे हो ना तो रुक ही जाया करो फिर। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं देख रहा हूँ, और मैसेज भी डाल दूंगा, लायक को ना कोई नहीं दिखता है। फिर कल कहाँ थे गायब सारे, संडे बना रहे थे, हॉलीडे होमवर्क कर रहा था, हॉलीडे होमवर्क कर रहे थे, तो कम से कम आके यहाँ पे कर लेते बैठ के, केमिस्ट्री का भी तो होमवर्क मिला होगा। देखा, हो गया तो तुम्हें क्वेश्चन आते क्यों नहीं है फिर। वही मत करो ना भाई फालतू काम। अगर आपको हॉलीडे होमवर्क भी मिला है ना, तो सेम लेके आ जाओ। मैं तो मानता हूँ कि भाई आप केमिस्ट्री के यही चैप्टर कराए हैं ना स्कूल में, यही कराए हैं तो इसी के काम दिए होंगे। वो लेके बैठ जाओ, जब छुट्टियों में आते हो आप बैठ के प्रैक्टिस करते हो, तो उसी के साथ साथ आपको चैप्टर समझ आ जाएगा। मेरा तो मेन मोटिव बस ये है ना कि आपको चैप्टर आ जाए और क्वेश्चन हो जाए। मैथ के भी लेके आ जाओ, बैठ के कर लो। चैट जीपीटी तो मत करो ना फालतू काम, ऐसे मत करो। जो भी करेस्पॉन्डिंग आपका चीजें है, अगर आप कह रहे हो कि सर नहीं आप काम मत दो, तो कोई बात नहीं, जो भी रिलेटेड चैप्टर से काम मिले हैं वही काम कर लो। तब भी तो आप क्वेश्चन ही करोगे, चैप्टर क्लियर होने से तो मतलब है बस। जो नहीं आएगा वो मेरे से हेल्प ले लेना, चैट जीपीटी की बजाय। हाँ, बस यार, उससे जिंदगी भी खत्म हो जाती है।
वहाँ पे कंपटीशन तगड़ा है ना। अगर ऐसा मन में बना रहे हो ना बैठ के कि चलेंगे बैठेंगे और पैसे मिल जाएंगे, हो सकता है कई दिनों भूखे भी बैठना पड़े। मंदिर तो क्या ही बोलो, कुछ खाने पीने का मिले या ऐसे मिले तो समझ आता है जाने का, अदरवाइज कोई पॉइंट ही नहीं है। हो गया। चलो 20 मिनट बचा है, थोड़ा सा पढ़ाई दे। हम्म, नया चैप्टर का थोड़ा इंट्रो वगैरह दे देता हूँ। हैं? नहीं नहीं, अभी कल ही तो संडे था, कितना आराम चाहिए। स्कूल की छुट्टियां पड़ी हुई हैं नालायकों। हाँ स्कूल की छुट्टी भी पड़ने वाली, यहाँ की भी पड़ने वाली है। हफ्ते भर की बात है। 2 ही तो क्लास लेनी है मेरे को अब। एक तो आज ले ली मैंने, 2 क्लासेज और हैं इस वीक में। फिर अगला वीक तुम लोगों का पूरा खाली है। हाँ कर लेना मजे, ताकि मैं आते ही फिर टेस्ट ले पाऊँ चैप्टर 2 का। अब के बाद हम्म, नहीं हॉलीडे होमवर्क नहीं रहेगा। बस तुम लोगों के दिमाग में ये बात छोड़ के जाऊंगा कि आते ही चैप्टर 2 का टेस्ट है। फ्राइडे ले लो, तो आएगा भी तो। तो इसीलिए तो मैंने बाद में रखा है। हो गया ये। भाई थोड़ा ना पीरियोडिक टेबल की बात कर लेते। ऑलमोस्ट। क्या यही रह गया ना बस। क्या है यार, क्यों जानना है आपको। देखा, किसी दिन आराम से बैठेंगे, सारा काम करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल पढ़ लेते हैं। क्या, वो मैं समझ रहा हूँ कि टाइम पास करना है तुम्हें। अच्छा ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अच्छा ध्यान देना, देखो सिंपल सी बात है, इनिशियली हमारे पास बहुत कम नंबर ऑफ एलिमेंट थे जो डिस्कवर थे। कभी 10-15 थे, बढ़ के 56 हो गए, बाद में बढ़ के 118 हो गए। और अभी भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमें लगता है कि एग्जिस्ट करते हैं। कुछ चीज़ें मतलब जो कंप्लीट नहीं हो पाई हैं, इसके बेसिस पे हमने उसको ऐड नहीं किया है बस पीरियोडिक टेबल में। नहीं तो अदरवाइज हमें और भी बहुत सारे एलिमेंट्स का आइडिया है। या 125th कहूँ या 126th कहूँ, तो ऐसे भी एलिमेंट्स हैं। तो एक्चुअली में अगर सोच के देखो, मैं ये कहूँ कि तुम्हें क्या करना है, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट प्रिपेयर करना है, ठीक है, जो काफ़ी हार्ड हो, बुलेट वगैरह उसे मतलब क्रॉस ना कर पाए। तो तुम्हारे दिमाग में आइडिया आएगा कि एग्जैक्टली जो मैं बॉक्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ वो कितनी स्ट्रेंथ का होना चाहिए, कौन कौन से टेम्परेचर झेल जाए, है ना, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी आइडिया। अब अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हें 118 एलिमेंट्स में से हर एक एलिमेंट को तुम्हें बारी बारी से स्टडी करना है, उसकी प्रॉपर्टी जानना है और इसके बाद अपना बॉक्स बनाना है, तो मुझे लगता है इस जन्म में तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, लेकिन एक बेसिक आइडिया अगर हो, हर साइंटिस्ट या हर कोई यही कोशिश करता रहा अब तक कि जो 118 एलिमेंट हैं उन्हें कुछ ऐसे जुगाड़ के साथ सिस्टमैटिक तरीके से फिट कर देना
कि जैसे ही किसी एलिमेंट का नाम लेंगे तो हम उसके आसपास के एलिमेंट को देखेंगे। अगर मैं आयरन का नाम ले रहा हूं तो आयरन हमारी डेली लाइफ में काफी रोल है उसका, लेकिन आयरन के ही बगल में मैंगनीज है, आयरन के ही बगल में कोबाल्ट है, आयरन के बगल में ही निकिल है। ठीक है, मतलब पेरियोडिक टेबल में। तो जैसे ही मैं इन एलिमेंट्स के बारे में सोचता हूं तो मेरे दिमाग में आयरन की बात आती है कि भाई आयरन इसके आसपास है, इसका मतलब कि इस मेटल की प्रॉपर्टी इनसे काफी हद तक मिलती जुलती है। थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ कम ज्यादा होगी लेकिन ऑलमोस्ट इसके आसपास होगा। ऐसे ही अगर मुझे बात आती है ब्रोमीन वगैरह की तो मुझे आइडिया रहता है कि ये इस वाले ग्रुप में है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वाले ग्रुप में है। अब कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा आयोडीन का आइडिया है या थोड़ा क्लोरीन का आइडिया है तो मुझे ब्रोमीन का भी ऑलमोस्ट थोड़ा आइडिया मिल ही जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं सोडियम पोटेशियम का थोड़ा बहुत हाल जानता हूं तो मैं उस ग्रुप में प्रेजेंट बाकी एलिमेंट्स का भी थोड़ा आइडिया रखता हूं। एग्जैक्ट आइडिया तो किसी का नहीं मिलता, लेकिन काफी आइडिया लग जाता है किसी एक दो एलिमेंट जो हमारे डेली लाइफ में ज्यादा रोल रहता है। तो इस तरह से 118 एलिमेंट से हमारी जान पहचान बन जाती है। तो जब मुझे कुछ बनाना होता है तो मैं बड़ा जल्दी अपने कंक्लूजन पे आ जाता हूँ कि मुझे एग्जैक्टली कौन कौन से एलिमेंट पिक करने चाहिए अपने इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए। लेकिन जब तक ये 118 एलिमेंट इस तरह से बिल्कुल सही से अरेंज नहीं थे तब तक सोचो कितनी मुश्किल होती रही होगी। मैक्सिमम एलिमेंट का आइडिया ही नहीं होता था हमारे दिमाग में कि एग्जैक्टली उनकी कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसी प्रॉपर्टीज है और किन किन कामों में हम उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए एक सिस्टमैटिक जुगाड़ की बहुत जरूरत थी। बना कैसे, पहले थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं और फिर इस पे आ जाएंगे। इनिशियली जब क्लासीफाई करने की बात आई तो दो मेजर पोर्शन में इसे क्लासीफाई किया गया, केवल किसमें, मेटल में और नॉन मेटल्स में। मेटल और नॉन मेटल में क्लासीफाई किया गया तो इससे बहुत बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि मेटल में भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और नॉन मेटल में भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो इस क्लासिफिकेशन का बहुत फायदा नहीं हुआ, क्योंकि भाई एक दो एलिमेंट की बात होती तब तो समझ आता। अब पता चला मेटल में कम से कम आपके 70-80 एलिमेंट्स हैं, तो फिर भाई 70-80 एलिमेंट सारे एक जैसे थोड़ी हैं, सब अलग अलग प्रॉपर्टीज रखते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना था और थोड़ा सिस्टमैटिक जुगाड़ की जरूरत थी, तो इसे तो हमने कंसीडर भी नहीं किया है पीरियोडिक टेबल में। पहला पीरियोडिक टेबल में जब हम आए तो यहाँ पे हमारी बात हुई डोबर्नियर ट्रायड से। ट्रायड का मतलब है इन्होंने तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए। एग्जाम्पल के तौर पे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ऐसे करके और भी इन्होंने एलिमेंट्स कंसीडर किए, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया और ब्रोमीन हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपका इनका हो गया बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और कैल्शियम हो गया। ठीक है, ऐसे तीन तीन एलिमेंट्स के इन्होंने क्या बनाए, ग्रुप बनाए, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायड बोलते हैं। क्या प्रॉपर्टीज मेंशन की इन्होंने, इन्होंने कहा कि एक्चुअली में ये जो मैंने प्लेस किए हैं सब इंक्रीजिंग ऑर्डर है किसका, मास का, कि लिथियम का मास कम होता है सोडियम का उससे ज़्यादा और पोटेशियम का उससे भी ज़्यादा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है मैंने। ठीक है, और इन्होंने कहा कि फर्स्ट एलिमेंट का जो मास है और लास्ट एलिमेंट का जो मास है, अगर मैं इनका एवरेज मास लूंगा तो वो बीच वाले का मास आ जाएगा। जैसे ऑलमोस्ट जो लिथियम का मास होता है वो होता है आई थिंक 7। ठीक है, और जो पोटेशियम का होता है वो होता है 39। तो ये हो जाएगा कितना, 46। और 46 का हाफ करूंगा तो कितना हो जाएगा, 23। 23 सोडियम का मास होता है। ठीक है, नियरली, एग्जैक्ट नहीं कहते, नियरली इस तरह से। ठीक है, क्योंकि आपने जो मास याद कर रखे हैं ना वो सारे क्या है, इंटीजर्स में याद कर रखे हैं, लेकिन सब इंटीजर्स में नहीं है, ऑलमोस्ट फ्रैक्शन में भी है, तो हम राउंड ऑफ करके याद रखते हैं। तो कहने का मतलब इनका यही था डुबर्नियर का, कि मैंने तीन तीन एलिमेंट्स के क्या कर दिए, ग्रुप बना दिए, हर एक एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया मास के। और इन्होंने, इनसे पूछा गया कि इन तीनों में क्या कनेक्शन है, तो उन्होंने कहा कि फर्स्ट और लास्ट का जो एवरेज है वो क्या है, बीच वाले का मास है। और ऑलमोस्ट इन तीन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी एक दूसरे से क्या है, मिलती जुलती है। तो ठीक है, बातें काफी हद तक ठीक थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ऐसे ट्रायड्स केवल तीन चार ही मिले, तीन चार ही मिले, या कह सकता हूं कि 12-15 एलिमेंट ही इस तरह से अरेंज हो पाए, बाकी सारे एलिमेंट्स अरेंज ही नहीं हो पाए। हमें तो कुछ ऐसा जुगाड़ चाहिए था ना जिसमें क्या हो, एक्सेप्शंस कम से कम हो, नहीं तो भर भर के एक्सेप्शंस आ जाएंगे तो हमारे किसी काम का ही नहीं। फिर याद रखना उतना ही मुश्किल है।
बात समझ आई? तो पीरियोडिक टेबल में एक्सेप्शन मतलब एक जुगाड़ है, और जुगाड़ में एक्सेप्शन आते हैं, क्योंकि हम बनाते हैं कि मैक्सिमम 80-90% काम कर जाए चीजें, 2-4-10% तो हम रट लेंगे, याद कर लेंगे, वो अलग की बात है। तो इनकी मतलब लाइक जो सजेशन थी वो इसलिए फेल हो गई क्योंकि इनके ट्रायड्स केवल क्या थे, 2-3 ही बन पाए, इससे ज्यादा बन ही नहीं पाए। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये इनकी पहली अप्रोच थी। पहली अप्रोच के बाद आए न्यूलैंड ऑक्टेव। इन्होंने अपनी अप्रोच बताई। इन्होंने कहा कि भाई एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, और इन्होंने कुछ इस तरह से एलिमेंट को अरेंज किया, हाइड्रोजन, और इसके बाद हीलियम नहीं था, क्या था, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और इसके बाद आपका यहाँ पे फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद नियॉन आता है, नियॉन नहीं था, सोडियम, और मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, और सल्फर। सल्फर के बाद आपका आ जाता है क्या, क्लोरीन, और क्लोरीन के बाद पोटेशियम, और फिर मतलब आगे एलिमेंट्स कैरी ऑन कर दो, क्योंकि इनके टाइम पे 56 एलिमेंट डिस्कवर हो गए। ठीक है, नोबल गैसेज का कोई आइडिया नहीं था अभी तक, इसलिए मैंने नोबल गैसेज को अभी नहीं रखा है। इन्होंने ऐसे एलिमेंट्स को अरेंज किया, और इन्होंने कहा कि जो फर्स्ट एलिमेंट है आपका इनके अरेंजमेंट का, उसकी प्रॉपर्टी किससे मिलती है, एट्थ एलिमेंट से मिलती है। इन्होंने कहा अपनी सीक्वेंस में जब भी आप चेक करना शुरू करोगे मेरी अरेंजमेंट में, तो पहला एलिमेंट एट्थ एलिमेंट से क्या होगा, मिलता जुलता है, सेकंड वाला आपका 9th से, थर्ड वाला आपका 10th से, है ना, इस तरह से क्या होगा आपका कनेक्शन है एलिमेंट्स का। तो सारी बातें ठीक लगी, लेकिन बहुत सारी बातें इनकी ना थोड़ी इलॉजिकल सी लगी, मतलब कोई सेंस नहीं बना रहा था। सेंस ना बनाने का बाद, जैसे म्यूजिक होती है ना, सारे गामा पाधा निशा ऐसे करके होता है कुछ, कितनी टोन्स होती हैं, 7 टोन्स होती हैं, 7 टोन्स होती हैं, तो इसलिए इन्होंने अपनी जो पीरियोडिक टेबल बनाई उसमें 7 टोन्स के ऑर्डर में सारे एलिमेंट्स को क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। तो पहला क्वेश्चन हर क्या, हाइड्रोजन नहीं है, ऐसा नहीं होगा, लिथियम से स्टार्ट है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लिथियम है सीधा। चलो अच्छा देखते हैं। अच्छा ध्यान देना, तो पहले तो इन्होंने 7 एलिमेंट्स को क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। अब इसमें पता है एक बात सेंस नहीं बना रही थी, वो क्या, कि भाई म्यूजिक का एलिमेंट से क्या लेना देना, म्यूजिक का एलिमेंट से क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी बात ये कि इनके जो एलिमेंट्स थे ना, जैसे आपका एक एलिमेंट है कौन सा, 12th, मैग्नीशियम का किससे, कैल्शियम से, मैग्नीशियम का कैल्शियम से मैच होती है प्रॉपर्टी, लेकिन उसके बाद जो एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टी मैच होना बंद हो गई। यानी इनके सारे जो भी बातें बताई इन्होंने, जो कंसेप्ट बताए, वो केवल लाइटर एलिमेंट तक ही अप्लीकेबल थे। जैसे ही हैवियर एलिमेंट्स आने शुरू हुए, वहां पे फेल हो गया कंसेप्ट। ठीक है, और एक तो इंसान का ओवर कॉन्फिडेंस भी उसे ले जाता है। जैसे इन्होंने कहा कि यूनिवर्स में टोटल 56 एलिमेंट्स हैं, और इसके बाद कोई नया एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा। ठीक है, और हुआ कि किस्मत खराब हो तो एक एक करके ढेर सारे मिलते हैं। तो इनकी अनाउंसमेंट खराब होना तब शुरू हो गई, एक एक करके इतने एलिमेंट्स मिले कि अब तक तो 118 हो गए हैं। तो इनकी बहुत सारी कमियां रही। कमियां यही रही कि एक तो म्यूजिक के हिसाब से अरेंज किया तो उसका कोई लेना देना नहीं था, दूसरा लाइटर एलिमेंट्स तक ही अप्लीकेबल था, उसके बाद अप्लाई होना बंद हो गया, और तीसरा इनकी अनाउंसमेंट की 56 एलिमेंट ही हैं यूनिवर्स में, इसके अलावा कोई नया एलिमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बात भी गलत हो गई, तो इसलिए इनको भी हमने स्किप कर दिया। ठीक है, इसको स्किप किया तो अगला टेबल जो आया वो आया आपका अगला टेबल था आपका मेंडलीव का। ठीक है, मेंडलीव की जो टेबल आई वो काफी अच्छी टेबल थी, और बहुत सारी उसकी अचीवमेंट थी। अभी तक हम जो यूज कर रहे थे, जब तक हमें सब एटॉमिक पार्टिकल का आइडिया नहीं था, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वगैरह का, तब तक हमने मेंडलीव की ही पीरियोडिक टेबल यूज की है, यानी उसी सिस्टमैटिक जुगाड़ का, क्योंकि वो टेबल बेस्ड थी एटॉमिक मासेज पे। मेंडलीव ने काफी चीजें स्टडी की, जैसे कि सपोज करो किसी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट,
किसी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट, है ना। ये चीजें पता है कैसे किस ऑर्डर में फॉलो होती हैं कि मास ज्यादा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा, मास कम तो बॉइलिंग पॉइंट कम। सेम ऑर्डर मेल्टिंग पॉइंट वगैरह भी फॉलो करता है। तो उन्होंने कहा कि जनरल जो प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की वो उसके मास का ऑर्डर फॉलो करती हैं। अब जब मास का ऑर्डर फॉलो करती हैं इसका मतलब है कि हमें एलिमेंट्स को किस ऑर्डर में अरेंज करना चाहिए, मास के ऑर्डर में अरेंज करना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और अगर हम ऐसा करते हैं तो मैक्सिमम एलिमेंट क्या होंगे, एक एक ग्रुप में प्लेस हो जाएंगे जहां पे उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, मिलती जुलती होंगी। ठीक है। और ऐसा ही हुआ मेंडलीव में। मेंडलीव ने टोटल आपके अपनी बुक में भी अगर आप देखोगे ध्यान से टोटल 8 कॉलम बनाए वर्टिकल, 8 कॉलम वर्टिकल बनाए उन्होंने। ठीक है। लास्ट वाले कॉलम में एक बात समझ नहीं आई कि उन्होंने हर कॉलम में दो दो एलिमेंट्स प्लेस किए, सब ग्रुप बना दिए। एक कॉलम बनाया उसके दो सब ग्रुप बना दिए ए और बी, लेकिन लास्ट वाला जो 8th कॉलम था उसमें तीन तीन एलिमेंट प्लेस कर दिए। तो तीन तीन एलिमेंट प्लेस किए तो इसी में बहुत सारी कमियां भी हम इनके काउंट कराएंगे, और उन्हीं कमियों की वजह से, यानी कहने का मतलब वही ना कि सिस्टमैटिक जुगाड़ आप बनाओ अच्छी बात है, लेकिन उसमें जरूरत से ज्यादा एक्सेप्शन हो गए तो हमारे किसी काम का नहीं। इसलिए बाकी अप्रोच चलती रही ताकि एक ढंग की टेबल हमें मिल जाए, और वो हमारी अभी करेंट में क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लेकिन मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का थोड़ा हमें कंसेप्ट जानना है। जैसे मेंडलीव की काफी अचीवमेंट्स रही हैं। ऐसे करके इन्होंने क्या किया है, 8 कॉलम बनाए, हर एक कॉलम में इन्होंने दो सब ग्रुप बनाए हैं। जैसे सपोज करो अगर यहाँ पे इन्होंने लिथियम और सोडियम और पोटेशियम को रखा है, तो यहाँ पे इन्होंने कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को रखा है। ऐसे करके कि भाई पहले वाले ए वाले सब ग्रुप में हाईली रिएक्टिव तो दूसरे वाले में बहुत लेस रिएक्टिव। तो ये सब सवाल खड़े करते हैं कि भाई बहुत अच्छी नहीं है टेबल, बहुत एक्यूरेट नहीं है कि एक ही ग्रुप में हमने दो अलग अलग बिहेवियर के क्या कर दिए, एलिमेंट्स रख दिए। फिर आपने क्या किया, लास्ट 8th वाले में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हो और वहां तीन तीन एलिमेंट प्लेस कर रहे हो। फिर एक कनेक्शन है कोबाल्ट और निकेल का, जब आप चेक करोगे तो अपने पीरियोडिक टेबल में पहले कोबाल्ट रखा है फिर क्या रखा है, निकेल रखा है। और जबकि निकेल का मास कम है और कोबाल्ट का ज्यादा है, तो आपके तो हिसाब से जिसका मास ज्यादा है वो बाद में आना चाहिए, जिसका कम है उसे पहले आना चाहिए। तो इन्होंने कहा नहीं, केमिकल प्रॉपर्टीज का ऑर्डर यही फॉलो होता है, इसलिए मैंने इसे क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया स्टडी करके। तो ये अचीवमेंट है इनकी। हाँ, इनकी अचीवमेंट ये है कि जब इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई तो अपनी पीरियोडिक टेबल में जगह जगह ब्लैंक स्पेस छोड़े, और पता है बहुत सटीक स्पेस छोड़े। इन्होंने कहा कि जिस एलिमेंट के नीचे मैंने स्पेस छोड़ा है, अगला जो एलिमेंट डिस्कवर होगा नया वाला, वो बिल्कुल इससे मिलता जुलता डिस्कवर होगा। तो हवा में बातें नहीं की होंगी, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए होंगे, उन्हें वहां पे ट्रेसेज वगैरह उन एलिमेंट्स के मिले होंगे। हाँ, पूरी अपनी डिस्कवरी कंप्लीट नहीं कर पाए इसलिए उसे छोड़ दिया होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि फ्यूचर में ऐसा जरूर होगा और इसी से रिलेटेड एलिमेंट्स मिलेंगे। तो इसलिए उसके बेसिस पे उनकी नेमिंग वगैरह भी कर दी, जैसे एका बोरान, एका एल्यूमिनियम, एका गैलियम, यानी संस्कृत वर्ड पे। तो जब कर दी बाद में एलिमेंट सेम डिस्कवर भी हुए, इसलिए उनकी अचीवमेंट भी मानी जाती है कि भाई सामने वाले ने कहा कि यहाँ यहाँ मैं स्पेस छोड़ रहा हूँ और ऐसे एलिमेंट डिस्कवर होंगे इस प्रॉपर्टी के साथ, और वैसे एलिमेंट डिस्कवर भी हुए। नोबल गैसेज को लेके कोई बात नहीं की इन्होंने। उस टाइम नोबल गैसेज को लेके किसी को ना तो कोई आइडिया था, ना ही इन्होंने कोई गैस की बात की। बाद में जब सारी गैसेज डिस्कवर हुई तो बड़ी आराम से इनके 8th कॉलम को छोड़ के एक जीरो कॉलम बना के नोबल गैसेज को रख दिया गया। तो मेन पीरियोडिक टेबल में कोई डिस्टरबेंस भी नहीं करनी पड़ी। ये भी एक बढ़िया अचीवमेंट थी कि भाई 10 एलिमेंट नए डिस्कवर हो जाए तो पूरी पीरियोडिक टेबल को बदलना पड़ जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी करना नहीं पड़ा। एक जीरो ग्रुप बना के सारी नोबल गैसेज को साइड में रख दिया, कहा गया कि इनकी सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी है। अचीवमेंट थी ये भी। बस इनकी फेलियर एक एक करके काउंट हुई और ढेर सारी। जैसे पहली फेलियर मैंने ये कहा, मास का ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे थे। मैंने एक बात ये की, एक ही ग्रुप में दो तरह के एलिमेंट्स रख दिए, हाईली रिएक्टिव और लो रिएक्टिव। और भी कुछ परेशानियां थी, जैसे आइसोटोप्स की। आइसोटोप्स जानते हो ना क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट। अब मास नंबर अलग है तो भाई दोनों को अलग अलग ग्रुप में रखो, लेकिन ऑब्वियस सी बात है दोनों का केमिकल बिहेवियर तो क्या है,
एक जैसा है और दोनों दो अलग ग्रुप में चले गए। इस तरह से तो क्या होगा कि जिस उस ग्रुप के साथ उनकी प्रॉपर्टी मैच ही नहीं होगी और उसके साथ उसे रख दिया आपने। एक प्रॉब्लम ये राइज हो गई। एक और बड़ी प्रॉब्लम थी, पता है इन्होंने जहां जहां ब्लैंक स्पेसेस छोड़े ना, तो इन्होंने कहा कि भाई नए एलिमेंट यहाँ यहाँ डिस्कवर होंगे। हर एक एटम का जो मास होता है वो फ्रैक्शन या डेसिमल में आता है। ढेर सारी हमारे दिमाग में चीजें बनने लगी कि भाई ये बताओ कि हमें कैसे पता चलेगा कि फ्यूचर में और कितने एलिमेंट डिस्कवर होने बाकी हैं और वो कहाँ कहाँ पे प्लेस होंगे। एक इंटीजर फॉर्म में मिलती चीजें तो हमें समझ आता कि ये वाला नंबर मिसिंग है और यहाँ पे एक एलिमेंट आएगा, लेकिन जब डेसिमल और फ्रैक्शन में है तो इसका मतलब दो नंबर के बीच में कितने और नंबर आ जाएंगे ये तो किसी को पता ही नहीं है। तो ये चीजें और कंफ्यूज कर रही थी। ठीक है, तो ऐसे कर करके इनकी ढेर सारी लिमिटेशंस थी और इसको हमने स्किप कर दिया। और स्किप करने के बाद हमने बात की क्या, मॉडर्न कंसेप्ट पे, यानी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की, और वो हम अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तक जो था वो थियरी और हिस्ट्री थी, तो इससे कोई बहुत वो नहीं है।